कि साफ हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व। मेरी डेफिनेशन में हिंदुत्व तो हिंदुत्व ही होता है, जो कि हमारा सनातन धर्म है, जिसका हम पालन करते हैं। कुछ लोगों ने अपने हिसाब से, जो अतिवादी सोच विचार वाले लोग हैं, उन्होंने हिंदुत्व को भी अतिवादिता में डाल दिया और उसको हार्ड हिंदुत्व कहने लगे। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं अभी जैसा बताया, इस समय पर राजनीति में जो मुद्दा मिल जाता, मतलब ये भगवान श्री राम को, आपको मालूम है कि भगवान श्री राम के लिए इनके बड़े बड़े नेताओं ने, भगवान श्री राम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ पैदा हुए, आज उसको तोड़कर कांग्रेस कोई नया काम थोड़ी करने जा रही। कांग्रेस आज भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस के साथ ये बात कहना कि वो अब साफ हिंदुत्व की तरफ जा रही है, ये बड़ा हैरान करने वाला विषय है। कांग्रेस पर कभी तुष्टीकरण के आरोप लगते थे, लेकिन पिछले 2 चुनाव के बाद कांग्रेस की रणनीति में भी कुछ बदलाव दिख रहा है, और खासतौर पर कर्नाटक के चुनाव के बाद एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में दिख रहा है, जहां से हनुमान जी की एंट्री इस चुनाव में हो गई है। कर्नाटक में जिस तरह से बजरंगबली के नारों के साथ, हालांकि शुरुआत ये मुद्दा बीजेपी ने दिया, लेकिन ये कहाँ कांग्रेस के पक्ष में आ गया। अब उसी बजरंगबली के सहारे कांग्रेस अपना इस चुनाव को जीतने की तैयारी में है, और जगह जगह बजरंगबली के मूर्तियां भी दिख रही हैं, और बजरंगबली के सहारे चुनाव पार करने की तैयारी में कांग्रेस है। इस बदलाव को शहर के प्रबुद्धजन हैं, कांग्रेस के नेता हैं, और शहर के अन्य लोग इसको किस रूप में देखते हैं, किस तरह से देखते हैं, आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। हमारे साथ शहर कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं, आम नागरिक भी हैं, प्रबुद्ध नागरिक भी हैं, साहित्यकार भी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वो उसको किस तरह से देखते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ साहित्यकार श्री कैलाश मंडेकर जी हैं। मैं उनसे जानना चाहूँगा कि वे इस मुद्दे को किस रूप में देखते हैं। मंडेकर जी, बताएं आप किस तरह से देखते हैं ये बदलाव। देखिए, ये जो शब्दावली है सॉफ्ट हिंदुत्व या हार्ड हिंदुत्व की, अगर आप सॉफ्ट हिंदुत्व कह रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि कहीं हार्ड हिंदुत्व भी रहा होगा, क्योंकि ये राजनीति में, पत्रकारिता में इस तरह की क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं होती हैं। मैं ये समझता हूँ कि ये देश की 5000 साल पुरानी सांस्कृतिक परंपरा है, और हिंदुत्व कोई अलग से, किसी आग्रह से या कोई लादी गई विचारधारा नहीं है। ये हमारे भारतीय मनुष्य के जीवन में सहज स्वीकार्य है। अब इसको किस तरह से हम लोग अपने अपने हिसाब से, अपने अनुकूल कहने लगे हैं, ये अलग अलग बातें हैं, और ये पता नहीं। मंडेकर जी, मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन राजनीतिक जिस तरह का परिदृश्य है, उसमें एक हार्ड हिंदुत्व, एक बीजेपी का उग्र हिंदुत्व जिसकी हम बात कर रहे हैं, और एक कांग्रेस की विचारधारा, हम बात इसकी कर रहे हैं। बिल्कुल, आप ठीक कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि हिंदुत्व की जो अवधारणा है, ये अलग से हिंदुत्व शब्द को आग्रह पूर्वक लादा गया है। मैं तो ये मानता हूँ कि हमारे सांस्कृतिक जो जीवन है उसमें एक लंबी विचार परंपरा है, जिसमें रीति रिवाज हैं, जिसमें उसके रिचुअल्स हैं, और ये हम सब उसको सहज तौर से मानते आए हैं। दिक्कत वहाँ होती है जहाँ हम अपने अपने शब्दावली में धर्म को, परंपराओं को, सांस्कृतिक विरासत को गढ़ने लगते हैं और उसके अर्थ निकालते रहते हैं। और इन अर्थों को निकालने में कई विशेषज्ञ हैं, पत्रकारिता में भी हैं और राजनीति में भी है, जो इस तरह की शब्दावली को गढ़कर और उसके अपने अर्थ निकालते हैं। मैं ये कहता हूँ कि क्या शिवपुराण या रुद्राष्टक या भागवत कथा सुनने जाने में किस तरह का हिंदुत्व आप कहेंगे कि ये किस तरह का हिंदुत्व है? मान लीजिए हम घर में रुद्राष्टक का पाठ करते हैं, तो हमको आप किस तरह का हिंदुत्व कहेंगे? अरे ये हमारे सहज जीवन में, हमारे संस्कारों में शताब्दियों से चला आ रहा है और इसको हम मानते रहे हैं। लेकिन हम चूंकि आग्रह पूर्वक अपनी शब्दावलियों को गढ़ना चाहते हैं, इसलिए हम दो अलग अलग चीजें, अलग अलग, कहीं हार्ड हिंदुत्व है, कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व है। मैं इसको नहीं मानता। मैं कहता हूं कि हम सब इस देश के नागरिक हैं। इस देश की हजारों साल, मैं समझता हूँ 5000 साल पहले हमारे वेद और पुराण लिखे गए हैं। उन्हीं में जो रिचुअल्स हैं, ये अलग बात है कि कभी कभी धर्मों में कुछ रूढ़ियां आ जाया करती हैं, और वो रूढ़ियां जो हैं समय के साथ, अगर हम धर्म को वैज्ञानिक दृष्टि से देखें, अगर हम धर्म को तार्किक दृष्टि से देखें,
तो हिंदुत्व जो है वो हमारे आचरण में शामिल है और शताब्दियों से शामिल है। इस पर राजनीति में जिस तरह का घालमेल हो रहा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। नहीं, देखिए, राजनीतिक स्वतंत्र है, जिस तरह से प्रेस स्वतंत्र है इस देश में, उसी तरह से राजनीतिक भी स्वतंत्र है। वो अपनी परिभाषाएं गढ़ने के लिए भी स्वतंत्र हैं। मैं एक सामान्य नागरिक के तौर पर कहना चाहता हूं कि हिंदुत्व एक सहज विचार है और भारत का प्रत्येक नागरिक उसको मानता है। मानने के लिए वो मानता है, वो उसके रिचुअल्स को मानता है, उसके रीति रिवाजों को मानता है, उसकी परंपरा को मानता है। और अगर वो ये सब मानता है आपको लगता है कि क्या इसके आधार पे किसी पार्टी में ध्रुवीकरण संभव है या हुआ है? देखिए, अगर किसी पार्टी में इसका ध्रुवीकरण हुआ है तो मैं ये समझता हूं कि वो पार्टी अपनी बात को उस तरह से कहने में सफल हुई है। हिंदुत्व नहीं बदला है, हिंदुत्व की परंपराएं नहीं बदली है, हिंदुत्व की अवधारणा नहीं बदली है। आपने उसको डिफाइन किस तरह से किया और लोगों तक कैसे पहुंचाया, इस पर निर्भर करता है। मतलब लगता है धर्म की मार्केटिंग है अलग अलग तरीके से कुछ हो गई। शायद आप कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है। हमारे साथ शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश मिश्रा जी हैं। हम उनसे पूछते हैं, जानना चाहते हैं कि कांग्रेस किस तरह से इस विषय को देखती है। आप किस विषय से संबंधित बात कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि साफ हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व। मेरी डेफिनेशन में हिंदुत्व तो हिंदुत्व ही होता है, जो कि हमारा सनातन धर्म है, जिसका हम पालन करते हैं। कुछ लोगों ने अपने हिसाब से, जो अतिवादी सोच विचार वाले लोग हैं, उन्होंने हिंदुत्व को भी अतिवादिता में डाल दिया और उसको हार्ड हिंदुत्व कहने लगे। हार्ड हिंदुत्व क्या होता है? जिसमें आप बहुत तेजी से कट्टरता से मारपीट करते हैं, लोगों को गाली गलौज करते हैं, लोगों को अपशब्द कहते हैं, दूसरे के धर्म को पसंद नहीं करते हैं तो उनको कुछ अन्य शब्दों में इस्तेमाल करके उनको बोलते हैं, उसको आप हार्ड हिंदुत्व कहते हैं क्या? हार्ड हिंदुत्व कुछ नहीं होता है, सिर्फ हिंदुत्व होता है। और वो ये होता है जिसमें हम अपने धर्म का पालन करते हैं, उसमें समधर्म भाव होता है और सब लोगों के धर्मों को उसमें आदर करने का एक विषय रहता है, ताकि हम सब लोग एक दूसरे के धर्मों का आदर करें। उसका जो जिस तरह से अपना पालन कर रहा है उसको पालन करने दें। हाँ, हमारा जो राजनीति का क्षेत्र है उसमें जरूर होता है कि हमारे पास से बहुत से धर्मों के लोग जोड़ करके आते हैं। मैं इन द हार्ट ऑफ माई हार्ट मैं हिंदू हूँ। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो क्रिश्चियन हैं, जो सिख हैं, जो जैन हैं, जो मुसलमान हैं। अगर आप इनसे बोलेंगे कि मैं केवल हार्ड हिंदुत्व पर बात करूंगा और मैं उनके साथ उनके धर्म में, उनके व्यवहार में और उनके जो तीज त्यौहार हैं उसमें शामिल नहीं होऊंगा, तो ये इसको हार्ड हिंदुत्व कहते हैं? नहीं, गलत बात है। मैं हिंदुत्व तो एक उदारवादी विचारधारा है। हिंदुत्व बहुत उदारवादी विचारधारा है। हमारे शंकराचार्यों ने, जिन्होंने कि इस बात को प्रतिपादित किया है, जो चारों पीठों के शंकराचार्य हैं, उन्होंने इस बात को प्रतिपादित किया है कि मेरे में भी भगवान है और आप में भी भगवान है, आप में भी वही जीव है, मेरे में भी वही जीव है। हम इस बात को लेकर के चलते हैं। इसलिए सब मनुष्यों में, सब लोगों में एक ही प्रकार की आत्मा होती है और हम लोग उस हिंदुत्व हैं, बस हिंदू मानते हैं। लेकिन कर्नाटक के चुनाव के बाद जिस तरह से हनुमान जी की एंट्री हुई है और रिसेंटली जबलपुर में भी कहीं ना कहीं हनुमान जी के दर्शन मंच पे और कहीं ये तो देखिए, राजनीति में जो भी मौजूद मुद्दा होता है उसको उठाया जाता है। आप भी देखते हैं, आप भी इतने सालों से राजनीतिक क्षेत्र के लोगों को कवर करते हैं, आप देखते होंगे कि सबसे पहले किसने उस बात को लेकर गया? हमारे प्रधानमंत्री, जिनको कि ये करना ही नहीं चाहे थे। कितनी जोर शोर से उन्होंने जय बजरंग बली इस तरह के नारे, किसी भी प्रधानमंत्री ने इसके पहले इस तरह के कोई धार्मिक नारे नहीं लगाए थे। आप हिंदू हैं, आप मुस्लिम हैं, आप सिख हैं, आप ईसाई हैं, जो भी अपना धर्म अपने घर में पालन करते हैं, परंतु जब राजनीतिक मंच पर आप जाते हैं तो आपको सामुदायिक संभाव से सबको देखना होता है। उन्होंने उस बात की शुरुआत की तो उसके प्रति उत्तर में कांग्रेस ने भी कहा बजरंगबली हमारे साथ है, बजरंगबली हमारे साथ है। आपको लगता है कि मध्य प्रदेश में भी बजरंगबली का आशीर्वाद मिलेगा? हमारे साथ केवल बजरंगबली नहीं, पूरा राम दरबार हमारे साथ में। तो मुद्दा भाजपा के हाथ से फिसलता जा रहा है। हनुमान जी, कांग्रेस ने उनको अपने साथ ले लिया और कर्नाटक में उसके नतीजे भी मिले। मध्य प्रदेश में फिर कमलनाथ जी तो कांग्रेस हनुमान जी के भक्त हैं ही, तो इसको आप किस रूप में देखते हैं? निश्चित तौर पर जिस प्रकार अभी डॉक्टर साहब ने हिंदुत्व की परिभाषा पूरी बताई, निश्चित तौर पर हम तो सनातनी और वर्षों से भगवान श्री राम के अनन्य भक्त रहे हैं और हमारी पार्टी का भी सोच भगवान राम के जो आचरण है उन पर चलने का है। उसी हिसाब से हमारी भारतीय जनता पार्टी कार्य कर रही है और वर्षों से कर रही है, आज से नहीं है। लेकिन कांग्रेस को कहीं ना कहीं अभी जैसा बताया, इस समय पर राजनीति में जो मुद्दा मिल जाता, मतलब ये भगवान श्री राम को, आपको मालूम है कि भगवान श्री राम के लिए इनके बड़े बड़े नेताओं ने, भगवान श्री राम कौन है, कहाँ से आए, कहाँ पैदा हुए,
ये शब्द जो आपको राम मंदिर जो दरवाजा है वो राजीव गांधी जी के समय ये आप और ये बराबर है कि सारे- राजीव गांधी ने दरवाजा खुलवाया, लेकिन हाँ। इन्हीं के कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बयान आते थे कि भगवान श्री राम कौन, कहाँ से आए, इनका पुल कौन सा है, सेतु क्या है, ये चीजें भी हमने देखने को मिली है। अभी तो लेकिन आपके- राजनीति जो अभी ये खुद ही कबूल कर रहे हैं कि राजनीति में जो मुद्दे होते हैं, मतलब भगवान श्री राम को तो हम तो हमारी पार्टी वर्षों से मान रही है, जय श्री राम का नारा लगाते हुए हमारी पार्टी के कार्यक्रम आयोजित भी होते हैं, चलते आ रहे हैं और वर्षों से हम जीतते भी आ रहे हैं। लेकिन अभी कांग्रेस ने ये बजरंग बली को भी, बजरंग भगवान को भी पकड़ लिया, भगवान श्री राम को पकड़ लिया, क्योंकि बता रहे ना कि राजनीति में सब जायज है, जो तत्काल मुद्दा होता है उसको झेल लेते हैं, तो ये भी आ गए। लेकिन ठीक है, ऊपर वाला हम तो देखो, हमारे जो भारतीय जनता पार्टी है सेवा भाव से जो कार्य करती है, व्यक्ति विशेष और स्वार्थ के लिए राजनीति नहीं करती, सेवा के लिए कार्य करती है, और सेवा के लिए लगातार हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 9 वर्ष सफलता पूर्ण की है। आप देखें कि 9 वर्ष के पहले का इतिहास, भारत क्या था, अमेरिका ऐसा नजर फेंकता था, कोई भी भारत की कोई भी देश हो भारत को ऐसी बुरी नजर से देखता था। आज जो सम्मान देश के प्रधानमंत्री को मिला है वो सम्मान पूरी देश की जनता को मिला है। आज नमस्कार कर रहे हैं, ऑटोग्राफ ले रहे हैं, ये क्या है, ये चमत्कार है। और उस मुद्दे पर हम भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। अभी लेकिन जब मनोज मुंतशिर ये कहते हैं कि हनुमान जी भगवान नहीं है, तब आपकी पार्टी चुप हो जाती है, और नहीं तो हम भगवा रंग गाने के ऊपर इतना आंदोलन करते हैं, और वो मनोज मुंतशिर के पक्ष में पूरी पार्टी खड़ी दिख रही है। इसको क्या बोलते हैं? इसका पार्टी का दोहरापन नहीं है? लगता है कि हनुमान जी को आपने छोड़ दिया। कहीं भी हमने भगवान श्री राम और बजरंग बली को नहीं छोड़ा है, वो हमारे आराध्य है। तो फिर आप इस फिल्म को लेके जिस तरह का विरोध हुआ, जिस तरह की अपेक्षा थी, ऐसा क्यों नहीं आपके यहाँ भाजपा का या किसी हिंदू संगठन का लेवल पे जो आप फिल्म का नाम बता रहे हैं उसको लेकर विरोध है, और ऊपर तक इसकी लिखा पढ़ी करके और बेल लगाने के लिए भी मतलब कुछ चल रहा है कार्यक्रम कि वो इस प्रकार की जो राम और सीता को जो चरित्र को दिखाया गया है वो पूरी तरह से बेल लगना चाहिए। इस प्रकार देश में इस प्रकार की भ्रांति से नई युवा पीढ़ी को जो है वो गलत मैसेज जाएगा, उसको बंद करवाने के प्रयास किए जा रहे हैं। नहीं, लेकिन वही मनोज मुंतशिर प्रधानमंत्री से बिना समय अपॉइंटमेंट के मिल जाते हैं, तो पार्टी उनके प्रति इतनी उदार क्यों दिखती है? कुछ घटनाओं अपन उसको नजरअंदाज करें कि ऐसा हो सकता है, लेकिन एक व्यक्ति के उससे कुछ नहीं होता। हमारी जो भारतीय जनता पार्टी है वर्षों से इस प्रकार इस चीज़ों को नज़रअंदाज करती है, और पहले आपने देखा कि जब भी इसका विरोध हुआ है भारतीय जनता पार्टी और अन्य संगठन भी हमारे विरोध करते आए हैं, और जिस प्रकार पिक्चर में दिखाया गया है वो तत्काल उसको बैन लगना चाहिए, ये हमारा सोच है। कांग्रेस हमेशा धर्म निरपेक्ष रही है, लेकिन अब पिछले कुछ दिनों से ये भी धर्म सापेक्ष दिख रही है। लगता है कि भाजपा का जो भगवा रंग कहीं ना कहीं कांग्रेस में भी चढ़ता दिख रहा है। जैसे प्रधानमंत्री ने कहा तो आपने भी अपनी रणनीति बदली। कांग्रेस जो धर्मनिरपेक्ष होने की बातें करती थी, क्यों उसमें स्टैंड बदल रहा है? देखिए, हमारे देश का मूलभूत आधार ही धर्मनिरपेक्षता है। हमारा संविधान बना धर्मनिरपेक्षता के आधार पर, तो आज उसको तोड़कर कांग्रेस कोई नया काम थोड़ी करने जा रही। कांग्रेस आज भी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस के साथ ये बात कहना कि वो अब साफ हिंदुत्व की तरफ जा रही है, ये बड़ा हैरान करने वाला विषय है, क्योंकि कांग्रेस को कभी भी हिंदुत्व से परहेज नहीं रहा। कांग्रेस के तमाम लेकिन नेता कांग्रेस पे आरोप लगते रहे कि ये अल्पसंख्यक के तुष्टीकरण की बात करती है, और इसी वजह से बहुसंख्यक उससे छिटक गया। अब उस बड़े वोट बैंक को अपनी तरफ खींचने के लिए कहीं ना कहीं कांग्रेस मंदिरों में जा रही है, नर्मदा पूजन कर रही है, या इस तरह की चीजें इसके पहले कभी नहीं हुई। क्या इससे पहले कांग्रेस ने कभी पूजा पाठ नहीं की? क्या इससे पहले कांग्रेस ने कभी देवालयों में नहीं गई? क्या इससे पहले इंदिरा जी या देश के बड़े बड़े प्रधानमंत्री जो हैं वो मंदिरों में नहीं गए? सब जाते रहे। सबने देश के अंदर धर्म की स्थापना के लिए कभी भी किसी को रोका नहीं। हमारा कहने का साफ साफ मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जो हार्ड हिंदुत्व, जिसको वो अपनी तरफ से खुद चिल्लाते हैं, चीखते हैं, सवाल इस बात का है कि उसकी जरूरत कहाँ है। क्या भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने जिस तरीके से इस देश में धर्म के आधार पर राजनीति की है और कर रहे हैं, उससे इस देश को लाभ क्या हुआ? इस देश में जिस तरह के कानून बनाए गए, जिस तरीके से इस देश में एक वर्ग को दबाने की कोशिश गई, अगर हम उसके बारे में बात करते हैं तो आप उसको तुष्टीकरण का नाम देते हैं। सवाल इस बात का है कि क्या भारतीय जनता पार्टी इस देश में हिंदुत्व के अलावा रहने वाले लोगों को देश से बाहर करना चाहती है? क्या उनको इस देश में नहीं रहने देना चाहती? उनकी विचारधारा और उनका मकसद क्या है, ये भारतीय जनता पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए। आपको क्या लगता है, किस तरह से आप इस मुद्दे को देखते हैं? नहीं, मेरा प्रियंका जी आई अभी,
और नर्मदा जी के पूजन के साथ नहीं, प्रियंका जी आई, नर्मदा जी का पूजन किया, हाँ। हनुमान जी के मंदिर गई। उसके पहले हमारे खंडवा जिले में जब भारत जोड़ो यात्रा आई, हाँ। माननीय राहुल जी आए, प्रियंका जी आई, हाँ। उनकी फैमिली आई, ओंकारेश्वर के दर्शन कराए, नर्मदा मैया की पूजा आरती करी। तो इसमें कोई अगर मतलब कांग्रेस को ये साबित क्यों करना पड़ रहा है नहीं, कि वो मगर मैं हिंदुत्व ये है? पूछना चाहता कहीं हूँ ना कहीं कि बीजेपी ये ने जो पहली बार- माहौल बनाया मैं इसलिए ये कहना चाहता हूँ, ये कोई पहली बार नहीं हुआ कि प्रियंका जी, राहुल जी मंदिर में गए या दर्शन किया। इंदिरा जी थी जब नहीं जाती थी मंदिर में, उनके गले में रुद्राक्ष की माला बरसों तक रही। तो तब ये प्रश्न मुझे लगता है नहीं कि उठा। कांग्रेस ने कभी इसका दिखावा नहीं किया, हाँ, ये- इसका राजनीतिक लाभ नहीं मैं लिया। यही कहना चाहता हूँ, हमारे राजीव गांधी जी राम मंदिर का ताला खुलवाते हैं, तो ये क्या साबित करता है? इसमें हमको पूरे देश को पता है। इंदिरा जी बरसों तक माला पहनती रही रुद्राक्ष की। कोई ऐसा मंदिर और कोई ऐसा शंकराचार्य जी जहाँ पर वो इंदिरा जी नहीं गई हो, या उसके बाद की राजीव जी नहीं गए और राहुल जी नहीं गए। अब अगर राहुल गांधी कहीं पूजा करते हैं, जनेऊ डाल, मोदी जी जनेऊ डाल के पूजा करें तो इनको कुछ नहीं। अगर राहुल गांधी ने जनेऊ डाल के पूजा कर ली तो इनके लिए मुद्दा बन जाता है। इनके पास ये जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनके पास मात्र सिर्फ ये, मुझे ऐसा लगता है कि हिंदुत्व का ये मात्र एकमात्र ठेकेदार बनना चाहते हो पूरे देश में। लेकिन ऐसा कांग्रेस सबको साथ में लेकर चलना चाहती लेकिन है। इनकी मोनोपोली कहीं तोड़ रहे हैं आप। नहीं, मोनोपाली टूट चुकी है कर्नाटक में। भाई मैं ये कहना चाहता उन्होंने adopt कर रखी हूँ, है। इनकी मोनोपाली वहाँ टूट चुकी है। और अभी आपने एक प्रश्न इनसे किया था, जो एक फिल्म रिलीज हुई, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि वो फिल्म रिलीज जो मनोज मुंतशिर जिन्होंने लिखी है, उनके लेखक थे, आज वो डायलॉग विड्रॉ कर रहे हैं। हम फिर से जाएंगे डायलॉग नहीं, क्योंकि पूरे देश और विदेशों में इसकी उनकी तौहीन हुई है। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब वो फिल्म रिलीज हुई थी तो सेंसर बोर्ड क्या कर रहा था? सेंसर बोर्ड में कौन लोग बैठे हैं? केंद्र में सरकार किसकी बैठी है? सेंसर बोर्ड उन्होंने तो किसका है? acknowledge सारे और बीजेपी मैं के ये नेताओं कहना को चाहूंगा, जब उसको मैंने फिल्म का जब एक्नॉलेजमेंट देखा, तो जितने भारतीय जनता पार्टी के इस देश में मुख्यमंत्री, उनके सबके नाम है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का नाम भी है, मध्य प्रदेश गृह मंत्री का भी नाम है उस लिस्ट में। तो मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ कि भाई इतने सारे मुख्यमंत्री, इनका जो सेंसर बोर्ड है तब क्या कर रहा था, आज क्यों रोकने की बात कर रहा है? तो यहाँ दोगलापन और दोहरी नीति नहीं समझ में आती। मेरा तो स्पष्ट मानना है कि ये हम साफ हिंदुत्व नहीं, हम जैसे भाई हमारे साथी ने कहा, धर्मनिरपेक्षता के साथ, सनातनी धर्म के साथ, हम सर्व धर्म समभाव के साथ राजनीति करते हैं और आगे करते रहेंगे। यही हमारी पार्टी की नीति है। हमारे साथ कवि और साहित्यकार, देश के प्रतिष्ठित श्री शैलेंद्र शरण जी हैं। आप किस तरह से इन मुद्दों को देखते हैं? राजनीति और धर्म का जो घालमेल हो रहा है, जो पार्टी के बीच में ध्रुवीकरण हो रहा है, इसको आप कैसे देखते हैं? मेरा मानना है कि जो सॉफ्ट हिंदुत्व है वो हार्ड हिंदुत्व के कारण ही जन्मा है। और एक कांग्रेस को ये लगने लगा था कि हमें आज तक तो दिखावा नहीं किया, अब पाखंड भी करना पड़ेगा। इस तरह से हमको सामने आना पड़ेगा कि हमारे देश के बहुसंख्यक ये समझें कि कांग्रेस जो है तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करती, बल्कि वो सबका ख्याल रखते हुए आगे बढ़ना चाहती है। अभी कर्नाटक में 2022 में एक्ट आया था, धन स्वतंत्रता संरक्षण अधिनियम। उसके दुष्प्रभाव जब हुए तो कर्नाटक की जनता ने उसका विरोध किया है और कांग्रेस ने अब निर्णय लिया है कि उस एक्ट को रद्द किया जाएगा। उनकी सरकार वहाँ कर्नाटक में आई है, अब वो तैयारी चल रही है उनको उस कानून की ओर से करने की। अब दिखावा कांग्रेस को इसलिए करना पड़ रहा है कि उसके बिना उनको विपक्ष में बैठना तक मुश्किल हो रहा है कि इतनी कम सीटें आ गई उनकी कि उनके लिए तो भविष्य का प्रश्न था। मतलब कुल मिला के भाजपा ने कांग्रेस को अपनी रणनीति बदलने के लिए बाध्य कर दिया। हाँ, कुछ ऐसा मानना चाहिए कि रणनीति तो बिना बदले काम चलेगा भी नहीं, क्योंकि इस तरह से जो हेट स्पीच पिछले 2 सालों में या 5 सालों में सुनने आई है, इसके पहले कभी नहीं थी। 2700-2800 ऐसे बयान हैं जो विवादित हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता ने दिए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नहीं बोलते हैं, हमारे गृह मंत्री नहीं बोलते हैं, मगर उनने कुछ लोगों को ऑथराइज कर रखा कि वो कुछ भी बोले, उनका कोई उनसे एक्शन नहीं होगा, चाहे वो समाज लगता है कि ये सारी चीज़ों से कहीं ऊब रहा है। ये सारे जो एक्सट्रीम तक चीज़ें गई है, अब वापस लोग एक
चीजों को ठीक करना हाँ, चाहते हैं? देखो कुछ भी होता है तो वो धीरे से सेटल तो होता है। एक चीज ऊपर जाती है तो वो नीचे भी आती है। हाँ। कहाँ तक आप किस हद तक उसको ले जा सकते हैं, मुझे लगता है कि ये हद समाप्त होने को है और बीजेपी को भी आना पड़ेगा वापस। अब देखिए ना, अपना नॉर्थ ईस्ट में जो इलेक्शन हुए हैं तो प्रधानमंत्री जी गए, ईसाइयों के बीच में गए, पादरियों के बीच में गए, तो बीजेपी तो ये कर लेती है तय कि हमको किस तरह से वोट हासिल करना है। हम वहाँ जाएंगे तो ईसाई हैं, वहाँ बहुसंख्यक इस जाति के हैं, तो इस तरह से राजनीति का ये सब प्रपंच है और वोटों के लिए जो होता है वो वोटों के लिए होता है। लेकिन इससे अब लगता है कि मतदाता मैच्योर हो रहा है और वो ये सारी चीजों जो भावनाओं में बह करके जो वोट होता था उससे मतदाता इससे बीजेपी की विचारधारा से उतना प्रभावित नहीं है जितना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पे जो गलत मैसेज आते हैं और जो लेकिन अब उसको भी लोग समझने लगे हाँ, कि कितने फर्जी मैसेज आ रहे हैं समझने लगे हैं, या- मगर हाँ। मगर जो जिनने हिंदुत्व को धारण कर लिया है, कट्टरता धारण कर ली है, उनके दिमागों को इतनी जल्दी बदलना आसान नहीं होगा। वो धीरे धीरे जाएगा और इसके लिए मेरा मानना है कि यदि लोकतंत्र है तो विपक्ष का मजबूत होना जरूरी है। चाहे विपक्ष में बीजेपी बैठे तो उसके कम से कम 30% सदस्य विपक्ष में होना चाहिए और कांग्रेस बैठती है तो कम से कम 30-40% होना चाहिए। जब तक विपक्ष कमजोर नहीं होगा, राजनीति अपनी मनमानी करती रहेगी। जो सत्ता में बैठा है उसका दुरुपयोग भी करेगा और कुछ इस तरह की नीतियां बनाएगा जो जनता के हित में नहीं है, वरना पूंजीपतियों का आज इतना नाम नहीं होता। आपने बोला था कि जिस दिन अखबार में ये छपेगा कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी कौन है, उस दिन अखबारों का स्तर समाप्त होना शुरू हो जाएगा और ये आज हिंदुस्तान में हो रहा है। हम देख ही रहे हैं कि अंबानी का, अडानी का नाम लिया जाता है कि वो विश्व के इस नंबर के नेता पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं। तो ये स्थितियाँ हैं और ये स्थितियाँ हम सबको मिलकर बदलनी होगी और स्वतंत्र और स्पष्ट इस पर वो होना चाहिए, डिबेट होना चाहिए। धन्यवाद। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद सिन्हा जी हैं। आप सिन्हा जी किस तरह से इन हालात को देखते हैं, किस तरह से राजनीति में ये धर्म का प्रवेश हुआ है और उससे दोनों पार्टियां प्रभावित हुई हैं? देखिए, राजनीति तो बरसों से देश में चली आ रही है, लेकिन जब से सोशल मीडिया आम लोगों के जहन में आया है, या यूँ कहें कि सोशल मीडिया रिवोल्यूशन जो आया है, उसके कारण ये सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व वगैरह वगैरह जो है ये हो रहा है। इस डिबेट में जितने भी वक्ताओं ने जो बातें कही हैं, उस बातों में ही इस प्रश्न का उत्तर है। डॉक्टर साहब ने सबसे पहले कहा कि हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, सबसे पहले वो अपने धर्म के प्रति आस्था रखता है। अवधेश जी ने कहा कि इंदिरा गांधी वर्षों से अपने गले में रुद्राक्षी माला पहने हुए थी। राम मंदिर पर जो ताला लगा हुआ था, राजीव गांधी ने खुलवाया। और एक बीच में उदाहरण मैं अपनी तरफ से दे दूं, पीवी नरसिम्हा राव के टेन्योर में आप देखें तो चंद्रा स्वामी मेन बॉस थे और वो सारे कर्मकांड कराते थे जो आज मोदी जी करवा रहे हैं, है ना। उस समय हिंदुत्व और वगैरह वगैरह, सॉफ्ट हिंदुत्व, हार्ड हिंदुत्व ये नहीं दिखा। एक्चुअली क्या है कि अभी जो सोशल मीडिया में जिस तरह से जो बातें आ रही हैं, और सोशल मीडिया को जो जितने स्पीड से केस करवा सकता है, उस मामले में बीजेपी आगे है। क्योंकि हमारे यहाँ आम लोगों में साक्षरता नहीं है, तो डिजिटल साक्षरता और ई साक्षरता तो बहुत दूर की बात है। लोग मीम्स बनाकर डालते हैं, वही समझ में नहीं आता है। फेक न्यूज और दूसरे जो है जो इस तरह की जो रील्स होती हैं, उसको हमारा 70% ग्रामीण जो वोटर है उसका 50% तो आंख बंद करके मान लेता है। और इसी चीज को जो है ये भारतीय जनता पार्टी ने सोशल मीडिया के इस रिवॉल्यूशन को सबसे पहले केस कराया। मैं आपको एक बात बताऊं, पोस्ट ट्रुथ, जब डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका का चुनाव जब जीता था, चुनाव हो रहे थे, उस समय पोस्ट ट्रुथ मतलब झूठा विश्वास, इसको इतना फैलाया कि लोगों ने जो चीज गलत है
उसी को सही मान लिया, क्योंकि वो इतना ज़्यादा स्प्रेड कर दिया गया था। तो वही चीज़ हिंदुस्तान में चल रही है। हम जितनी बेहतर तकनीक के माध्यम से सोशल मीडिया में जो बातें जितनी जल्दी से इस्टेब्लिश कर दें और उसको मल्टीपल करते चले जाएं, उस मामले में बीजेपी आगे है। और यही चीज़ जो है सॉफ्ट हिंदुत्व और हार्ड हिंदुत्व के बीच में एक लाइन खींच रही है। हिंदुत्व कामन है, उस हिंदुत्व के संस्कार और संस्कृति में ये कहीं कोई शब्द ही नहीं है। 2-4-5% जो कम्युनल टाइप के लोग वो हर समाज में हर धर्म में होते हैं, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती है। तो 2-4-5% उधर भी हैं, 2-4-5% इधर भी हैं। इनके चक्केपन को हम हार्ड हिंदुत्व या सॉफ्ट हिंदुत्व कहते हैं, ये बहुत गलत है। लेकिन ये पोलराइजेशन का फायदा जो है बीजेपी ने उठाया, बिल्कुल उठाया। पोलराइजेशन मैंने क्या बताया कि सोशल मीडिया के रिवॉल्यूशन को बीजेपी ने बहुत स्पीड के साथ केस कराया और इसका फायदा उठाया। उन इलिटरेट जो डिजिटली नॉट लिटरेट लोग हैं, जो सोशल मीडिया की फैक्ट्री के प्रोडक्ट को मल्टीपल तरीके से और स्पीड तरीके से लोगों तक पहुंचा देते हैं। क्योंकि हमारे यहाँ का जो व्यूअर्स है वो इतना दिमाग नहीं लगाता है। ये तो कुछ एक महत्वपूर्ण बात बता दूं, इस पोलराइजेशन में मीडिया का भी उतना ही योगदान है। देखो, मीडिया एक तरफ कहता है कि हमारा देश संभाव वाला है ना, और जब चुनाव आते हैं तो यही मीडिया जाति के आधार पर पोलराइजेशन करना चालू कर देता है। वो इतने % यादव, इतने % कुर्मी, इतने % राजभर, इतने %, है ना। तो ये एक तरफ मीडिया जो है वो खुद ही सब कुछ तय कर लेता है कि हमारे देश में जो है जाति को बढ़ावा नहीं देना चाहिए, पूरा देश जो है संविधान के अनुसार संभाव वाला देश है। लेकिन चुनाव के समय ये मीडिया को क्या हो जाता है, मीडिया क्यों पोलराइजेशन करता है? मीडिया को जाति के आधार पर झुकाव, प्रभाव ये अगर बंद कर दे तो इस देश की आधी समस्या खत्म हो जाए। तो कांग्रेस का सॉफ्ट हिंदुत्व क्या है ये हमने जाना, और इस बहस में कांग्रेस का क्या सॉफ्ट हिंदुत्व है ये हमने जाना। शहर के प्रबुद्ध लोगों के हमने विचार जाने, शहर के साहित्यकार थे हमारे साथ, कांग्रेस के नेता थे, बीजेपी के नेता थे, शहर के समाज सेवी थे, और इन सब के साथ हम समझ पाए कि कांग्रेस का हिंदुत्व किस तरह से वो उसको सनातन परंपरा के साथ देखती है। वो कांग्रेस वे उसके लिए हिंदुत्व एक उदार चेहरा है जिसमें सभी धर्मों या सर्वधर्म संभाव की बात है। और जहाँ तक हनुमान जी की एंट्री की यदि हम बात करें तो कांग्रेस के नेताओं के घरों में राम दरबार भी सजा है, हनुमान जी भी सजे हैं, और ये आज की बात नहीं है। लंबे समय से हम शहर कांग्रेस अध्यक्ष डॉक्टर मुनीश मिश्रा जी के यहाँ हैं, यहाँ पर उनके यहाँ ये मूर्ति लंबे समय से है, ये हनुमान जी की मूर्ति, और आज शायद पूरी कांग्रेस हनुमान जी की शरण में है। ये एक महत्वपूर्ण बात उभर के आई कि जैसे हमारे कुछ वरिष्ठ साहित्यकारों ने कहा कि हिंदुत्व तो एक ऐसा तत्व है जो सभी जगह है, लेकिन बीजेपी ने उसकी मार्केटिंग अच्छी की, उसको भुनाया। कांग्रेस को अब देर से इस बात की समझ में आ रही है और तब वह अपनी रणनीति बदल रही है, और देखना है कि इसकी रणनीति आगामी चुनाव में कितनी सफल होगी। हालांकि कर्नाटक में उसे निश्चित रूप से फायदा मिला है, मध्य प्रदेश में वह फिर हनुमान जी के सहारे अपनी वैतरणी पार करना चाहती है। MP तक के लिए मैं जय नागराज।